नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। पहले भारत की सरजमी पर झूठा दावा और अब देश की संस्कृति पर अतिक्रमण करने का प्रयास। नेपाल के प्रधानमंत्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओली यानी केपी ओली ने भगवान श्री राम को नेपाल का बता दिया है। कह रहे हैं जनाब कि अयोध्या तो नेपाल में है, भारत में है ही नहीं अयोध्या, और इसके बाद नेपाल से लेकर भारत तक इसका विरोध हो रहा है। नेपाली विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया, सफाई दी, कहा कि किसी की भावना को आहत करना मकसद नहीं था। तो मकसद क्या था, क्या है वो एजेंडा? किस वजह से ओली ऐसे अनाप शनाप बयान दे रहे हैं? क्या राम के अस्तित्व के प्रमाण की वो पूछेंगे, वो मांगेंगे जिनको शायद राम की जानकारी ही नहीं ठीक से? आज महाबहस, मगर पहले ये रिपोर्ट। और देखिए सवाल क्या खड़े होते हैं। जिस तरह का बयान आया है नेपाल के प्रधानमंत्री का, असली अयोध्या नेपाल में, भारत की अयोध्या नकली है, ये कह रहे हैं। क्या बयान है, जरा समझिए इसको। नकली अयोध्या बताकर भारत पर आरोप, सांस्कृतिक अतिक्रमण की। भगवान राम भारतीय नहीं थे, ये नेपाल के पीएम मानते हैं। नेपाल के पीएम ओली की विवादित बोली, भारत के खिलाफ नेपाल का नया प्रोपेगेंडा। के प्रधानमंत्री ओली का जो बयान है भगवान श्री राम के लिए, ये पूरी तरीके से गलत है। भगवान राम का इतिहास नहीं जानते ओली। राम के बारे में जो अनगढ़ टिप्पणी की गई है वो उनके मानसिक दिवालियापन का सबूत है। भारत है श्री राम का निवास, जानता है इतिहास। भारतीय जनता पार्टी के पेट पे लात मार रहे हैं, एक ही मुद्दा है उनके पास, वो भी छीने ले रहे हैं। चीन के इशारे पर ओली की बेतुकी बोली। पूरा विश्व जानता है कि भगवान राम का जन्म स्थान कहां पर है। अयोध्या हमारी, राम हमारे, फिर ओली क्यों अब राम राग पुकारे? भगवान श्री राम की, प्रभु श्री राम की परंपरा का उल्लंघन है। भारत सरकार को चाहिए कि इसका कड़ा प्रतिवाद करे। वो क्यों इतनी हिमाकत कर पा रही है, ये सोचने वाली विषय है। राम के नाम पर ओली लगे चीन के काम पर। पहले विवादित नक्शा और अब भारत की सांस्कृतिक विरासत में नेपाल ने किया अतिक्रमण का प्रयास। नेपाली जनता को भी ओली का बयान नहीं आ रहा है रास। आखिर क्या है केपी शर्मा ओली का हिडन एजेंडा? आज इसी पर महाबहस। जी हां, यही बड़ा सवाल बन गया है कि राम को लेकर इस तरह का बयान जिससे खुद नेपाल के लोग भी नहीं पचा पा रहे हैं। आखिर क्यों? मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। भोले सिंह हैं, जो सदस्य हैं गौ सेवा आयोग के, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के। और मेरे साथ रविंद्र सचदेव, फॉरेन एक्सपर्ट हैं और डायरेक्टर हैं इंडिया अफेयर्स के यूएस इंपैक्ट में। मेरे साथ जुड़ रहे हैं अजय भाई जी महाराज, राम कथावाचक, और मेरे साथ साथी जुड़ रहे हैं हरिशंकर जैन साहब, जो अधिवक्ता भी हैं। स्वागत है आप सभी का। लेकिन सबसे पहले तो भोले सिंह जी, आप को क्या लगता है, ओली साहब को क्या हो गया है? उनको यह अभी पता चल रहा है कि अयोध्या तो नेपाल में है और राम तो नेपाली थे। नेपाल का अस्तित्व भी था क्या तब, जब भगवान राम हुए थे? यदि आपके चैनल के माध्यम से सबको आदर प्रणाम करता हूं। रही बात आज ये जो विषय पर हम सब लोग एकत्रित हुए हैं, तो ये बेहद शर्मिंदगी भरा और बचकाना बयान है नेपाल के प्रधानमंत्री का। उनकी उम्र भी हो गई है और जहाँ तक यह अंदेशा है कि इस बयान के पीछे भी उनके कोई साजिश है।
जैसा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जो बीच में एक बहुत बड़े गुंडे को लाए चीन के रूप में, उसको भी उन्होंने अपमानित करके पीछे ढकेलने का कार्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। हमारी उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है। आप लोग देख रहे हैं हमारे परम पूजनीय श्री महंत श्रद्धेय श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज अपनी सीमा को चाक चौबंद कर रखे हैं। उनके सिपाही तो उनके जवान निरंतर बॉर्डर पर निगरानी उत्तर प्रदेश की सीमा पर कर रखे हैं। मैं आ रहा हूं मुद्दे पर जी। ओली जी के पास किसी प्रकार का कोई विषय था नहीं कि कैसे वो भारत से अपना हिसाब लें, कैसे वो मोदी जी से अपना हिसाब लें, कैसे वो श्री योगी जी से अपना हिसाब लें। उनके पास कोई विषय नहीं था। इसलिए वो आस्था के केंद्र, असंख्य हिंदुओं के आस्था के केंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राजा रामचंद्र जी भगवान का विषय वो उठाकर रख दिए। इसी तरह 14 अगस्त 2007 में कांग्रेस में तत्कालीन अंबिका सोनी जी सवाल ये है ना कि सवाल ये है ना मैं एक जवाब 10 सेकंड में बोल जवाब मैं आऊंगा आपके पास दोबारा के आपके प्रश्नों का जवाब देने आ रहा हूं। अजय जी जवाब देने आ रहा हूं। सभी मेहमानों को मैं जोड़ लेता हूं एक एक करके, एक बार सबकी राय ले लेता हूं। भोले सिंह जी मैं सबकी राय एक बार ले लेता हूं और उसके बाद फिर मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। अजय भाई जी महाराज, अब आप तो भगवान राम के बारे में लोगों को बताते हैं, जानते हैं आप भगवान राम को जी। आपका स्वागत है बहुत बहुत, आप अभी जुड़े हैं मेरे साथ। लेकिन औली साहब को कभी रामायण सुनाने का मौका मिला है कि नहीं? उनको रामायण का प्रवचन लगता है देने की जरूरत है, रामायण पढ़ाने की उनको जरूरत है। मेरे को जी भानु भक्त जी के कार्यक्रम में ओली जी ने ये कहा, तो भानु भगत जी जिन्होंने खुद रामायण लिखी है किया, आज वो भी सोच रहे होंगे कि ओली जी कह क्या रहे हैं। हाँ, उन्होंने भानु भगत जी, और आप हम ये बताएं कि पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में है, ठीक है जी, और उसके चारों तरफ सब लोग राम कथा का वाचन करते हैं। आज ओली जी पूरे विश्व में नहीं, नेपाल में भी इस बात को लोग कह रहे होंगे कि ओली जी कह क्या रहे हैं। वास्तव में तुलसीदास जी ने कहा, जब कलयुग आएगा तो व्यक्ति अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कपोल कल्पित कुछ भी कहेगा। तो आज हम देख रहे हैं कि हर एक व्यक्ति हमारे स्कंद पुराण में, हमारी वाल्मीकि रामायण में, सभी जगह सरयू के उत्तर में, जिसके उत्तर में सरयू जी हैं, इस अयोध्या का वर्णन करते हैं। हम ही नहीं करते। और मैं एक निवेदन करूं, मैं आपको दिखाऊं, मेरे हाथ में एक पुस्तक है, अगर आप देख रहे हो जी, ये हमने कंबोडिया से लिया है। ये पुस्तक कंबोडिया से लिखा है, इन द शैडो ऑफ रामा। पूरा एशिया पैसिफिक ही राम की संस्कृति से ओतप्रोत है। हर कंट्री के क्या कहते हैं अपने आदर्श राम है, पर जन्मभूमि के रूप में अयोध्या जी निर्विवाद है। यद्यपि थाईलैंड में भी अपनी एक अयोध्या जी है, सब लोगों का अपना अपना है, परंतु सांस्कृतिक भावना और उसका आध्यात्मिक भावना ये भारत की पूर्ण है। नहीं तो क्या पर ऐसे बयानों से ठेस पहुंचती है उस वाल्मीकि? बड़ा सवाल ये है कि ऐसे बयान से एक वो राष्ट्र के नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, वो भारत का मित्र हमेशा से रहा है नेपाल, और ऐसे बयानों से ठेस पहुंचती है आप जैसे लोगों को, सभी राम के प्रति आस्था रखने वाले लोगों में? जी, भारत के जी इस बात ये सबको ठेस पहुंची है जब वो ये कहते हैं कि सांस्कृतिक दमन कर रहे हैं। अगर वो ये कहें राम हमारे भी हैं तो समझ में आता है। निश्चित रूप से माँ जानकी उस क्षेत्र के थे, और उस समय जिस समय हम रामायण की और त्रेता युग की बात करते हैं तो सारा जम्बूद्वीप भारत खंड है, तो ये सारा भारतवर्ष था। ये सीमा हमने आज बनाई है। आज हम देखते हैं कि कैलाश जी भी तिब्बत में है, परंतु एक में वो संपूर्ण भारत था। पर आज के संदर्भ में देखें तो ये बयान उन्होंने केवल अपने कपोल कल्पित अपने मन से कहा है। अगर ये कहें कि कहा है, यही तो सवाल खड़ा हो जाता है। और इसलिए मुझे रविंदर जी के पास जाना होगा इसको समझने के लिए। विदेश मामलों के वो जानकार हैं। मेरे साथ जैन साहब, हरिशंकर जैन साहब जुड़ गए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में तो साबित कर दिया, रविंदर जी, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने साबित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि राम जी तो अयोध्या में ही जन्मे और वहीं पर जन्मे, और अब वहीं मंदिर भी बन रहा है। लेकिन औली साहब को ऐसा क्यों लग रहा है, या ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं? आखिर क्या वजह है, क्या चाहते हैं, क्या एजेंडा है उनका?
क्यों करोड़ों लोगों को के दिल को दुखा रहे हैं वो? देखिए, ओली साहब जो कर रहे हैं, दो एक एंगल से चीजें वो कर रहे हैं जो सारा कुछ हो रहा है। बेसिकली वो नेपाल और भारत के बीच की दूरियां बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। पहला बात तो हुआ तो जो काला पानी के मुद्दे को लेके, राइट, कि भाई ये टेरिटरी हमारी है, भारत ने कब्जा रखी है, हम इसे अपने मैप में ले लेते हैं, अपने फ्लैग में ले लेते हैं। बहुत बड़ी बात है। अब वो बहुत बड़ा इमोशनल इशू बन गया है। आप समझे, किसी भी देश के लिए उनकी टेरिटरी बड़ी चीज होती है, तो ऑब्वियसली नेपाली जो पब्लिक है उसके लिए वो इमोशनल मामला हो गया, जिसके चलते भारत और नेपाल के बीच में दरार बढ़ेगी। दूसरा, अब आज जैसे ये स्टेटमेंट दी, इसके चलते ऑब्वियसली देखिए अभी हो क्या रहा है, हमारे यहाँ गुस्सा भी है, दुख भी है लोगों में कि क्या बात कर रहे हैं ओली साहब, राइट। तो इससे भी यही तो हो रहा है कि हमारी नेपाल से दूरियां बढ़ रही हैं। अब ये दूरी बढ़ाने के लिए ओली क्यों कर रहे हैं और इसके पीछे कौन है, वो तो सब ऑब्वियसली दिख रहा है कि चाइना उसको बार बार पुश कर रहा है और चाइना अपनी तरफ मैग्नेट की तरफ खींच रहा है केपी ओली को और नेपाल को, और काफी सारे नेपाली पॉलिटिशियंस को अपनी तरफ खींच रहा है चाइना, क्योंकि पैसे दे रहा है, इन्वेस्टमेंट्स काफी दे रहा है। और जो मेन चीज हुई है मेरे विचार से, जो ट्रिगर हुआ है अब नेपाल का, अभी तक देखिए नेपाल भारत पे डिपेंड करता था समुद्री इंपोर्ट्स के लिए, जो भी आना मानव दूसरे देशों से, राइट, ऑयल आता है, व्हीट आती है, अलग अलग कार्गो आते हैं, वो कोलकाता पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, फिर वहां से रेल ट्रक से नेपाल जाते थे। इसके अलावा नेपाल के पास कोई एक्सेस नहीं था दुनिया का। अब चाइना के साथ उसके बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो बना है, तो चाइना ने पहाड़ों के ऊपर से अभी कंप्लीट नहीं हुई है, बट एक रेल लिंक पूरा ला रहा है काठमांडू तक। जब वो रेल लिंक पूरा काठमांडू तक आ जाएगा चीन से, तो वो रेल लिंक जाके चाइना के जो सी पोर्ट्स है वहां तक चला जाएगा। तो नेपाल को अब सी पोर्ट के एक्सेस के लिए चाइना के एक्सेस मिल जाएगा। तो ये चीज कंबाइन हो गई चाइना की इन्वेस्टमेंट्स के साथ, जिसके चलते अब चाइना नेपाल के अंदर पॉइजन भर रहा है और हम दोनों देशों की दूरियां बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहा है। नहीं तो ये ओली साहब उसी गेम में ओली साहब बहते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी कुर्सी चाहिए। ठीक है। यानी कहीं न कहीं ये डिप्लोमेटिकली या जो जियोपॉलिटिकल, जिसको आप लोगों की भाषाओं में कहते हैं, जो पूरा का पूरा है, उसको चेंज करने की, बदलने की ये तमाम कोशिशें हैं। और क्या ये हमारे डिप्लोमेसी पर भी एक सवाल है, या इसको कैसे टैकल किया जाएगा मैं समझूंगा। लेकिन इस वक्त जिस मुद्दे को छेड़ा है उसने आहत किया है सभी आस्था वाले लोगों को। और मेरे पास संत भी जुड़ गए हैं, राघवाचार्य महाराज और हरिशंकर जैन जी भी जुड़े हुए हैं। जैन साहब, अब आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में तो साबित कर दिया भगवान राम कहाँ जन्मे थे जी, लेकिन औली साहब को कैसे साबित करेंगे? औली साहब के पास जाकर कैसे साबित करेंगे आप? क्या जवाब उनका है जो उनकी मति भ्रष्ट नजर आ रही है? देखिए, ऐसा है, जो कम्युनिस्ट विचारधारा में गया उसका पहला काम होता है हिंदुओं के खिलाफ बोलना, हिंदू अस्मिता के खिलाफ बोलना, हिंदू धर्म के खिलाफ बोलना। जो कम्युनिज्म में गया वो समझिए हिंदू विरोधी हुआ। आज ओली नहीं बोल रहे हैं, ये चाइना और जितने ऐसे लोग जो भारत देश के खिलाफ हैं उनकी एक शक्ति बोल रही है। ये बेकार की बातों में हम लोग को उलझना नहीं चाहिए। भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए थे, अब वो अयोध्या जो यूपी में है, और ये इस पर बहुत काफ़ी केस चल चुका और सदियों से इस पर वार्ता हो रही है। हमारे वाल्मीकि रामायण से लेके सब में लिखा हुआ है। नेपाल में रामलीला होती है और सब लोग वहाँ जानते हैं कि भगवान राम कहाँ पैदा हुए थे। अब वो कहते हैं कि नेपाल कैसे चले आए। अरे भाई, नेपाल क्या, भगवान तो यहाँ से लंका चले गए थे, लंका गए थे, तो नेपाल कौन चीज़ है? ये जो सारी शक्तियाँ हैं, जो हिंदू विरोधी शक्तियाँ हैं, वो खास तौर से जो वामपंथी हुआ वो उसकी करतूत है। और आपको ये बतला दूं, तो फिर तो आप बड़ी बात करें कि क्या हिंदू विरोधी शक्तियां, अगर इस तरीके से जैन साहब हिंदू के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की आप बात जो कह रहे हैं, तो फिर तो ये बड़ी बात हो जाती है, जिसमें चीन भी शामिल है और हिंदू के खिलाफ, वो भारत के खिलाफ नहीं बल्कि हिंदू के खिलाफ। मैं आपको एक चीज और कहना चाह रहा हूँ। कार्ल मार्क्स का जो इतिहास है वो उठा के पढ़ लीजिए। कार्ल मार्क्स ने सबसे ज्यादा हिंदू धर्म के खिलाफ बोला है, और जो मार्क्सिस्ट होता है, जो कम्युनिस्ट होता है, उसका काम हिंदू और हिंदुस्तान के खिलाफ बोलना होता है। ये जो थ्योरी लाते हैं कि आर्य यहाँ के नहीं थे, ये क्या वामपंथी विचारधारा है। ओली की विचारधारा पर आप लोग
बेवजह परेशान हैं, हम लोग को इग्नोर करना चाहिए। होली क्या चीज़ है? होली के मुंह से गोली निकली है, इस गोली की हम लोग परवाह नहीं करनी चाहिए। ठीक है। और इनकी बातों फंस गए, इनकी बात का जवाब नहीं देना चाहिए। ठीक है। जो ऐसी शक्तियां आप जो कह देश रहे को हैं कमजोर कि करना चाहती हैं, क्या जो ये हिंदुओं को इतनी कमजोर करना चाहती हैं, जैन साहब जो आप जिस नजरिए से कह रहे हैं मैं समझ रहा हूं, शायद उस नजरिए से वाकई आप कितना ध्यान दे ना दे, लेकिन राघवाचार्य जी महाराज क्या आप भी मानेंगे कि ये इतनी छोटी बात भी है क्या कि जिसको नजरअंदाज कर दिया जाए? जो ओली साहब कह रहे हैं भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं, अयोध्या के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, अयोध्या के अस्तित्व पर कोई भी सवाल उठावे, इस सवाल का कोई महत्व नहीं है। एक दो नहीं, लाखों प्रमाण ऐसे हैं कि अयोध्या कहाँ है भारतवर्ष में, उत्तर प्रदेश प्रांत में सरयू नदी के तट पर है। वाल्मीकि रामायण, भागवत, पुराण आदि समस्त ग्रंथों में इसका वर्णन है। अभी जैन साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि मूल रूप से वो कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित हैं और कम्युनिस्टियों का ये सिद्धांत रहा कि सदा से हिंदू धर्म की आलोचना करना, सनातन मान बिंदुओं की आलोचना करना, इसलिए वो कर रहे हैं। और उसके पीछे मूल कारण इनका जवाब कैसे दिया जाए? चाइना कैसे इनके मुंह को बंद किया जाए? चीन से उनको जो स्वार्थ है, उनको जवाब उनका मुंह बंद करने के लिए उनके देश की जनता ही उनका मुंह बंद करेगी। नेपाल में करोड़ों हिंदू हैं, वे करोड़ों हिंदू भारत में आते हैं, राम जन्मभूमि का दर्शन करते हैं। पहले वो अपने नेपाल की जनता को समझा पाएंगे? उनसे पूछा जाए, नेपाल में प्रतिवर्ष जानकी जी का महोत्सव होता है, जनकपुर में विवाह महोत्सव होता है, अयोध्या से बारात जाती है, क्या उसको समझा पाएंगे? एक दो नहीं, लाखों वहां के ब्राह्मण परिवार के बालक अयोध्या में, काशी में आकर के वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, उनकी मानसिकता को क्या बदल पाएंगे? तो ये गैर जिम्मेदाराना बयान है, इस बयान का कोई महत्व नहीं है और इनकी बातों का कोई महत्व देना भी नहीं चाहिए। और अयोध्या जहां है, ये लाखों प्रमाण इसके लिए हैं कि अयोध्या भारतवर्ष में है और नेपाल भी भारतवर्ष ही है। मूलतः आज भी नेपाल के कोई भी हिंदू नेपाल के किसी भी तीर्थ में, मंदिर में अगर संकल्प करते हैं पूजा करते समय, तो भारतवर्षे भरतखंडे नेपाल देशे, ऐसा संकल्प करते। तो भारतवर्ष जो आर्यावर्त भारतवर्ष है, उसी के अंतर्गत नेपाल भी एक प्रांत है। आज उसकी सत्ता और उसकी संप्रभुता अलग है, भारत की अलग है, ये बदलता रहता है, लेकिन भारतवर्ष की भूमि के अंतर्गत नेपाल भी है, नेपाल भी भारतवर्ष ही है। हम पाकिस्तान में रहने वाले लोग भी जो आज वहां हिंदू लोग हैं, वो लोग संकल्प करते हैं तो संकल्प में यही बोलते हैं भारतवर्षे भरतखंडे। तो जो भारत, विशाल भारत है, उसी का एक प्रांत मात्र नेपाल है। और नेपाल को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि उसके प्रधानमंत्री के कहने पर, अथवा नेपाल के प्रधानमंत्री को भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हमारे कहने पर अयोध्या बदल जाएगी। लाखों वर्षों से, करोड़ों वर्षों से जहां हमारी आस्था रही है और प्रमाण रहा है, उसको हम न छोड़ सकते हैं न बदल सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात, एक सलाह मैं दूंगा ओली को कि ओली अपनी बोली संभाल लें और एक बार अपने नेपाल की जो रामायण है, भानुभक्त की रामायण, उसको अगर ठीक से पढ़ लें और उसको गलत सिद्ध कर दें तो हम मान लेंगे कि उनकी बात सही है। इसलिए व्यर्थ की इन बातों पर बहस करना भी मुझे लगता है कि एक छोटी बात होगी। अब जैसे कि सोनिया गांधी ने कहा कि जो है, कांग्रेसियों ने कहा कि सेतुबंध जो है वो काल्पनिक है, वहां कोई सेतुबंध नहीं था, तो राम सेतु के विषय को काल्पनिक कहा। तो इन लोगों के ऐसे गैर जिम्मेदारी पूर्ण बातों को या उनके बयान को बहुत महत्व देने की भी आवश्यकता नहीं है और इसको कोई बहुत प्रमाणित करने की भी आवश्यकता नहीं मुझे लगता। ठीक बात। तो भोले सिंह जी, फिर तो ये सवाल हो जाएगा कि क्या अब बारात जनकपुरी जाएगी क्या? अजय भाई जी, मैं आपके पास लौटता हूं। जो अयोध्या से चलकर और योगी सरकार ने बड़ी अच्छी परंपरा शुरू की थी, खुद प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे इस मौके पर, जाएगी बारात या ओली साहब उसको भी बोलेंगे? अब तो उन्होंने नकार ही दिया कि कहां अयोध्या से जनकपुर पहुंच ही नहीं सकते थे राम जी। ये सब बेकार की बातें हैं। तो बारात जाएगी कि नहीं जाएगी? देखिए अजय भैया, हम चित्रकूट से आते हैं। भगवान श्री राम जी अपने वनवास काल में 11 वर्ष 11 महीने 11 दिन रहे वहां पर। तो इतना कहेंगे कि चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, और जापत विपता पड़त है तही आवे हुई देश है। चूंकि हम श्री योगी जी के प्रदेश के निवासी हैं, श्री योगी जी के हम लोग भक्त हैं,
तो ओली जी को हम यही कहेंगे कि अपनी सद्बुद्धि, अपनी मानसिकता, अपने दिमाग, अपने आचरण व्यवहार को शुद्ध करने के लिए वो क्षमा याचना करें हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री महंत श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से। वो उनको मौका देंगे, चित्रकूट की परिक्रमा करें, अयोध्या में उनके कई प्रधानमंत्री भी अयोध्या आए थे, श्री राम जी का दर्शन प्रणाम किए थे और अयोध्या की महिमा नेपाल में भी व्याख्यान किए थे। अभी जैसा मैं बोल रहा नहीं था, तो ये भी तो हो सकता है 7 में 2007 भोले सिंह जी, में इन ये भी तो हो सकता है जैसा अभी कह रहे थे राघवा जगत गुरु कह रहे थे। बात पे आ रहा हूँ, आप बोलने नहीं दे रहे हैं अजय भैया। अजय भाई साहब, मैं आपसे सवालों के कुछ जवाब समझता हूँ। राघवाचार्य जैसे कह रहे थे कि नेपाल भी प्रांत ही है भारत का, तो उनको बताया जाए कि अब अगर आप राम जी को नहीं समझ रहे हैं तो आप नेपाल को फिर भारत का ही हिस्सा रहा है। जब राम जी थे तो नेपाल भी भारत का ही हिस्सा था, फिर से एक बार भारत का हिस्सा बन जाए नेपाल। देखिए, ऐसा है कि हमारे परम पूजनीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज और विश्व स्तर के महान नेता हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी सदैव संविधान के दायरे में रहकर कार्य करते हैं। इनका प्रभुत्व, इनका काम करने की शैली, इनकी लोकप्रियता विश्व स्तर के नेताओं को चुभती है। इसलिए ये इस प्रकार के कुछ विरोधी मानसिकता के लोग हैं हमारे देश में, जिनसे ये लोग संपर्क करके इस तरह के मुद्दे उठाते रहते हैं। विश्व जानता है कि श्री राम जी का घर कहाँ है, विश्व देखा है हमारे पूजनीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के द्वारा दीपावली पे देव दीपावली को विश्व स्तर की देव दीपावली होती है और नेपाल के घर घर में लोग टेलीविजन से देखते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पर लोग हमसे जुड़े हैं, मैं देखता हूं, तारीफ करते हैं। नेपाल के काफी भाई बंधु हमारे चित्रकूट और कई जगहों पे हैं, कार्य कर रहे हैं, वो श्री योगी जी की देव दीपावली की अयोध्या की चर्चा करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब ओली जी वृद्ध हो गए हैं, वहां के सीनियर नेता हैं, अब उनको मैं कैसे कहूं। मैं एक शब्द बोलना चाह रहा था, मैं बोलूंगा जरूर, आप बार बार काट दे रहे हैं। अंबिका सोनी और कपिल सिब्बल। अंबिका सोनी 2007 में 14 अगस्त को राज्यसभा में कहा था कि राम राम सेतु ये सब काल्पनिक है, ये ऐसा कहीं कुछ है ही नहीं है। जैसे अभी हमारे भाई साहब बोले, इसके पहले भी हम कह रहे थे। तो जब कांग्रेसी पहले ही कह रहे थे कि श्री राम जी हमारे काल्पनिक है, उसको उन्हें भुगतना पड़ा। भगवान श्री राम अब तो बीजेपी के हैं, मोदी जी के रूप में और परम श्रद्धेय योगी जी के रूप में कांग्रेसियों को दे दिया है जी। नहीं, उन लोगों ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने हलफनामा भी लगाया था। आज पीछे हट गए थे इससे, वो लोग गलती का एहसास हो गया था। नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में असंख्य साधु संतों के आशीर्वाद, महापुरुषों के आशीर्वाद के रूप में श्री राम जी का भव्य मंदिर उत्तर प्रदेश की श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और भारत की श्री मोदी जी की सरकार वहां पर बनवाने जा रही, कार्य शुरू हो गया है। कोई मुद्दा नहीं अजय भाई जी, किसी प्रकार का मुद्दा नहीं है। अब ये लोग इसी तरह की छोटी छोटी चीजें बोलते रहेंगे। अजय भाई जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब क्योंकि वहां ये साबित हो गया है सुप्रीम कोर्ट के जरिए कि राम जी का जन्म वहीं हुआ था, मंदिर भी अब वहीं बनेगा, तो इसके खिलाफ फिर से एक प्रपंच रचने की बड़ी कोशिश है ये? देखिए, मैं इस समय एक ये बात कहना चाहूँगा कि जो ओली जी ने ये बात कही, एक तो भारत की संस्कृति, हर एक देश का हर एक दूसरे देश से संबंध होता है, रक्षा का, सीमा का और सांस्कृतिक। तो भारत और नेपाल का एक बड़ा मजबूत आध्यात्मिक संबंध रहा है। हेलो, आप सुन पा रहे हैं? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए बताइए महाराज। हाँ अजय जी, तो हर एक देश का एक दूसरे के साथ बड़ा जी आध्यात्मिक, धार्मिक, अनेक प्रकार का संबंध रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है, इस विषय को गंभीरता से लेने के लिए इसलिए आवश्यकता है कि आज ये बात कहिए, कल कुछ और बात कहें। तो इस समय इस बात को पूर्ण रूप से दमन करने की आवश्यकता है। जैसे पहले बताया, राघवाचार्य जी ने बताया कि पूरे एशिया पैसिफिक में कभी कहीं हिंदू होते हैं या कोई पूजन आयोजन होता है तो उसमें जम्बूद्वीप भारत खंडे कहते हैं। बिल्कुल। अब राम सेतु की बात कही थी, जो 7 हम 2007 से श्रीलंका जा रहे हैं। ये एक पुस्तक है
जो श्रीलंका में आधिकारिक प्रमाणित पुस्तक है, जिसमें श्रीलंका में रामायण कि राम गए थे। और उसके बाद ये एक भारत की एक पुस्तक है, जहां जहां रामचरण चली जाए, ये अयोध्या से रामेश्वर तक जाती है और हर एक चीज का प्रमाण है। परंतु भारतीयों की, हिंदुओं की भावनाओं को इस प्रकार से कोई प्रकार व्यक्ति कुछ कहे तो उस पे ठोस कदम उठाना चाहिए। राम की जन्मभूमि बड़ी बात कह दी आपने। इसके लिए शास्त्र और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षा किसी जी अब अजय जी महाराज आपने बड़ी बात कह दी। पूछ ले राम का जन्म कहां हुआ है कोई। बिल्कुल, ये जैन साहब आप कह रहे हैं कि इसको छोड़ दीजिए, इस पर ध्यान नहीं दीजिए, ये बेकार की बात कर रहे हैं, बचकानी बात कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। लेकिन हमने ऐसे ही छोड़ के बहुत कुछ गवा दिया और फिर बहुत लड़ना पड़ा, जिसके साक्षी आप खुद हैं। आप खुद लड़ते रहे जीवन भर, अदालत में लड़ना पड़ा अपने ही देश में, अपनी ही जन्मभूमि में भगवान राम की को साबित करने के लिए कि जन्मभूमि है। तो क्यों ना करारा जवाब दिया जाए, क्यों ना उन सभी जगहों पर भगवान राम के अस्तित्व को फिर से और साबित किया जाए। और आधिकारिक रूप से भारत सरकार भी, उत्तर प्रदेश सरकार भी ओली से इस विषय पर पूरा संज्ञान लें। जी हरिशंकर जैन साहब, जरा एक बात सुनिए। आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि भगवान राम का जन्म 7000 साल पहले हुआ था। ये बिल्कुल गलत है। उनका जन्म त्रेता युग में 12 लाख साल पहले हुआ था, नंबर 1 बात। और पूरा इतिहास है, और ये तो द्वापर आज के जो इतिहासकार कहते हैं सारी बातें 5000 साल पहले जी। तो ये सब गणना उड़ना गलत है, सब गलत है। इतिहासकार गलत बता रहे हैं। त्रेता युग 12 लाख साल का था, द्वापर युग 6 लाख साल का है, उसके बाद कलयुग आया है। ये गणना गलत है। दूसरी बात, जो वामपंथी कह रहे हैं और बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर इसके चर्चा करना चाहते हैं तो मैं सबसे अपील करना चाहता हूं तो हम चुप रह जाएंगे तो उनकी बात साबित हो जाएगी ना। और नेपाल के ऐसे लोग हमें तो करारा जवाब देना होगा ना, के खिलाफ, जो हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, बिल्कुल दीजिए, जो हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, जो राम जी के खिलाफ बोल रहे हैं। आप ये सब जरा समझाइए हमें। बहुत हो गया। ये औली साहब जो है कहीं रुक नहीं रहे, इनकी कोई सीमा नहीं नजर आ रही है। पहले 3 जगहों को पर्दावा कर दिया, मैप को बदल दिया और भारत पर आरोप लगा दिए कि उनकी कुर्सी पर खतरा पैदा कर रहे भारत। और अब ये क्यों नहीं जवाब दिया जाए उनको? देखिए 2-3 चीजें हो रही है और मैं एक पॉइंट हाईलाइट करूंगा। एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है, मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूं 1 मिनट में, जो अभी हमारे बाकी स्पीकर्स भी कह रहे हैं। 30 सेकेंड्स। देखिए बात ये हो रही है, इसके जरिए अभी हमारे सारे स्पीकर्स हम सब ये कह रहे हैं कि नेपाल तो भारत का एक प्रांत जैसे, हम तो प्यार के हिसाब से कह रहे हैं ना, प्यार मोहब्बत में कह रहे हैं हम, राइट, और कल्चरल कॉमननेस में। ओली वही गेम खेल रहा है। नेपाल के अंदर नेपाली पब्लिक भारत से गुस्सा क्यों है? उन्हें लगता है ये तो बहुत बड़ा देश है, अपने को बड़ा समझता है, हम छोटे हैं, हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है। हम इस डिबेट में अब हम फिर से यही कहेंगे कि नेपाल तो हमारे प्रांत जैसा है, हम अपने विचार से कहेंगे, राइट। पर नेपाल के अंदर इसको देखा जाएगा, देखा फिर से भारत हम पे अपना धौंस जमा रहा है, और इसके चलते फिर से और ज्यादा दूरियां बढ़ेंगी नेपाल की और भारत की। ये बहुत डेंजरस गेम है, जो मैं पॉइंट कहना चाह रहा हूं। हम बार बार कहते हैं कि कॉमन रिलीजन है तो हमारे दोस्त, अरे यार कॉमन रिलीजन भी तो लड़ते हैं। क्रिश्चियन कंट्रीज पड़ोसी होती है, लड़ती है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया एक रिलीजन है, लड़ते हैं, ईस्ट वेस्ट जर्मनी लड़ते हैं, राइट, मुस्लिम देश। तो रिलीजन की कॉमन होना जरूरी नहीं कि लड़ाई ना हो। समय हमारा समाप्त हो गया सर। आपने बहुत बड़ी बातें कही है, बड़ा इशारा कर दिया है आपने कि क्या ये घिनौना खेल खेला जा रहा है, एक साजिश जो चीन खेल रहा है नेपाल के जरिए। और नेपाल में माओवादी इस वक्त क्योंकि सत्ता में है, वामपंथी सत्ता में है, तो वो खिलौना बने हुए हैं, चाहे जिस भी किसी वजह से। राम के अस्तित्व को और अयोध्या के अस्तित्व पर सवाल लगाने की तो हैसियत नहीं है औली साहब की, ना वो ऐसा कर पाएंगे इसको साबित, और ना कोई मान पाएगा दुनिया में। लेकिन ये जो साजिश रची जा रही है, ये जो घिनौना खेल खेला जा रहा है, नेपाल की जनता के भीतर भारत को लेकर नफरत और भारत में गुस्सा नेपाल को लेकर के, इससे सावधान होना होगा। और हमारी सरकारों को इस बड़ी बात की तरफ कुछ बढ़ना होगा और इसका समाधान ढूंढना होगा। यह सबसे बड़ी बात है। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए।